आज है 10 जुलाई और वक्त हो रहा है रात के 11:30 बजे। दोस्तों अभी की रिपोर्ट ये है कि एक बार फिर से ईरान और अमेरिका के बीच में बात होने वाली है। ऑन टेबल बैठकर बात होने वाली है सीज़ फायर नेगोशिएशन को लेकर। दोस्तों ये कहना है एक्सियस न्यूज़ वेबसाइट का, बहुत बड़ी दुनिया की न्यूज़ वेबसाइट है ये। इससे ये खबर निकल कर सामने आ रही है कि नेक्स्ट वीक दोबारा से ईरान और अमेरिका के बीच में बात होने वाली है और ये बात होगी स्विट्ज़रलैंड में। दोस्तों ये डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है और डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान की तरफ से पहल करी गई है। ईरान ने कहा है कि हमें बात करना है। अब दोस्तों तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं। ईरान की तरफ से बयान आ गया है। ईरान ने कहा है कि हमने ऐसी कोई भी रिक्वेस्ट नहीं करी है और अगर हम ऐसी कोई रिक्वेस्ट करेंगे तो हमारे ऑफिशियल चैनल जो हैं उनसे वो रिपोर्ट निकल कर सामने आएगी। अगर आप और कोई चैनल से ये रिपोर्ट सुनते हैं तो उस पर यकीन मत करिए। दोस्तों ये कहना है ईरान के ऑफिशियल्स का। मतलब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमारी ईरान से बात होने वाली है नेक्स्ट वीक और ईरान कह रहा है ये तो हमें पता ही नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह कह रहे हैं और अगर बात होने वाली होगी तो हमारे ऑफिशियल चैनल्स जो हैं वो बताएँगे। तो दोस्तों 2 अलग-अलग बात है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं बात होने वाली है, लेकिन ईरान कह रहा है कि बात नहीं होने वाली है। दोस्तों गालिबाफ ईरान के जो पार्लियामेंट मेंबर हैं, उनका भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि जो नेगोशिएशन कर रहे हैं अमेरिका के साथ, उनको जंग के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मतलब कि जो-जो नेगोशिएटर हैं इस डील में, जो जाते हैं ईरान की तरफ से नेगोशिएशन करने के लिए, उनको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जंग के लिए भी तैयार रहें। क्योंकि जब-जब नेगोशिएशन की बात होती है, जंग का माहौल बन जाता है। ईरान के पार्लियामेंट मेंबर गालिबाफ ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अमेरिका और इजराइल को ये लग रहा था कि ईरान से जो जंग हो रही है वो कुछ हफ्तों की होगी और कुछ हफ्तों में खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अमेरिका ऐसा फंसा कि आज तक वो निकल नहीं पा रहा है। दोस्तों ऐसा कहना है गालिबाफ का और गालिबाफ का कहना ठीक भी है। डोनाल्ड ट्रंप ने जंग शुरू होने से पहले ये बात कही थी कि ये जंग बस कुछ हफ्तों की होगी, लेकिन ये कुछ हफ्ते कुछ महीनों में बदल गए। अभी तक इस वॉर का कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया है। दोस्तों ईरान के ऑफिशियल चैनल की तरफ से एक रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है। ईरान ने कहा है कि जैसे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करा गया है, अगर आगे से ऐसे ही हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करा गया, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो इज़राइल होगा। दोस्तों ये कहना है ईरान के ऑफिशियल्स का और बाकायदा ये स्टेटमेंट जारी कर दिया है ईरान ने कि अगर नेक्स्ट टाइम हमारे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करा गया, तो नेक्स्ट हमला हम इज़राइल पर करेंगे। आज नाइजीरिया में भी जैसे सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई का फ्यूनरल सेरेमनी हो रही थी ईरान के अंदर, वैसे ही उस तरह की ताज़ियत करी गई नाइजीरिया के अंदर। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये नाइजीरिया से निकल कर सामने आ रहा है। तो ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं, ये मशात की वो जगह है, जहाँ पर सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई को उनकी फैमिली के साथ सुपुर्द खाक करा गया। ईरान के जो बुशर न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक हुआ था, तो आईएईए के चीफ ने कहा है कि हमें इस पर नज़र रखनी होगी कि कहीं कोई रेडिएशन तो लीक नहीं हो रहा है। क्योंकि दोस्तों हमला ज़बरदस्त हुआ था और ईरान की तरफ से तो कोई बात निकल कर सामने नहीं आती है, लेकिन आईएईए चीफ का कहना है कि हम लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं और अभी तक रेडिएशन लीक की कोई खबर निकल कर सामने नहीं आई है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि टर्की ने एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था रशिया से और वो गल्फ कंट्रीज़ में बेचने की सोच रहा था। लेकिन बताया जा रहा है कि ऑलरेडी टर्की ने ये बेच दिया है और ये कयास लगाया जा रहा है कि यूएई या फिर कतर को सेल कर दिया है टर्की ने ये एयर डिफेंस सिस्टम। दोस्तों अब मैं खबर आपको रशिया और यूक्रेन की बता दूं। दोस्तों बताया जा रहा है कि यूक्रेन के जो नेवल ड्रोन हैं उन्होंने 13 रशियन शैडो फ्लीट बोट्स जो होती हैं उनको हिट किया है सिर्फ एक रात के अंदर। दोस्तों इस तरह से तादाद हो जाती है 48, लगभग 48 शिप्स को टारगेट कर चुका है यूक्रेन इन 5 दिनों के अंदर। दोस्तों बताया ये जा रहा है कि यूक्रेन को वेपन की कमी ना हो, इस वजह से उसको 69 बिलियन डॉलर का लोन दे रहा है यूरोपियन यूनियन। यूक्रेन को 69 बिलियन डॉलर का लोन दे रहा है और इस लोन से यूक्रेन खरीदेगा ब्रिटिश की जो आर्म्स होते हैं वो खरीदेगा, वहाँ से उसके वेपन्स होते हैं वो खरीदेगा और अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को और मजबूत करेगा। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि रशिया सिर्फ यूक्रेन से जंग लड़ रहा है, लेकिन दोस्तों रशिया सिर्फ यूक्रेन से जंग नहीं लड़ रहा है। रशिया पूरी नाटो कंट्रीज के साथ एक साथ लड़ाई कर रहा है, क्योंकि दोस्तों रशिया यूक्रेन के पीछे बहुत सी कंट्रीज खड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी कंट्री अमेरिका खड़ी है, नाटो की सारी कंट्रीज उसको हेल्प कर रही हैं और रशिया अकेले खड़ा हुआ है। रशिया के साथ कोई भी खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों बहुत बार सीज फायर की भी बातें हुई, लेकिन सीज फायर हो नहीं पाया और अब तो सीज फायर की कहीं दूर दूर तक गुंजाइश भी नजर नहीं आ रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में।
डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट से बात करते हुए कहा कि मैंने अपने ऑफिस में ये बात कह दिया है कि अगर मुझे टारगेट करा गया और मैं जानता हूं कि ईरान की हिट लिस्ट पर मैं हूं और अगर मुझे टारगेट करा गया और मुझे कुछ हो गया तो मैंने ये चीज़ कह दिया है अपनी ऑफिस में, मैंने ऑर्डर दे दिया है कि ईरान को बिल्कुल ज़मीन दोज़ कर देना, मतलब ईरान को पूरी तौर से ख़त्म कर देना अगर मुझे कुछ होता है। दोस्तों ऐसा कहा है डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क पोस्ट से बात करते हुए। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि इजरायली एजेंसीज ने ये दावा करा है कि डोनाल्ड ट्रंप को मारने की प्लानिंग हो रही है। इसी वजह से जब तुर्की से भी वो लौट रहे थे तो उनको जो कतर का एयरफोर्स वन था उसमें न ले जाकर जो पुराना अमेरिका का एयरफोर्स वन था उसमें ले जाया गया, क्योंकि दोस्तों वो रॉकेट प्रूफ है और भी बहुत से वेपन्स एयरफोर्स वन के ऊपर कारगर नहीं है। वो पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है, रॉकेट प्रूफ है, मिसाइल प्रूफ है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को उसमें ले जाया गया था। और डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि मुझे भी जान का खतरा बहुत दिन से है ईरान से, और ईरान में भी ये दावे उठ चुके हैं, कई बार ये नारे उठ चुके हैं कि डेथ टू ट्रंप। देखिए दोस्तों इसमें आगे क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो कि ईरान का नाम लेकर ये खेल कोई और ही खेल जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात को कंप्लीट करते हुए कहा कि जब मैं चला जाऊंगा तो हो सकता है कि आप लोग मुझे याद करें। अब मैं आपको दुनिया भर की वेदर कंडीशन बता दूं। एक फ्रांस के जितना बड़ा टाइफून ईस्ट एशिया की तरफ बढ़ रहा है, और इसी के चलते जितने भी लोग हैं जापान में, ईस्ट चाइना में, उन्होंने इसकी प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया है। लोगों ने अपने स्टोर्स करना शुरू कर दिया है, खाने को स्टोर करना शुरू कर दिया है, अपनी दुकानों का जो सामान है उसको शिफ्ट करना शुरू कर दिया, खुद वो एक सेफ जगह पर जा रहे हैं। और दोस्तों क्योंकि बताया ये जा रहा है कि ये इतना बड़ा तूफान है कि इससे बड़ा तूफान 1987 में आया था, तब से लेकर अब तक इतना बड़ा तूफान नहीं आया। और ये सब जितनी चीज़ें हो रही हैं ये अल नीनो का ही इफेक्ट है। और दोस्तों आज के दिन बताया गया है कि फिलीपींस में भी एक टाइफून आया जिसमें 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। दोस्तों लैंडस्लाइड्स हुई थी इस टाइफून के आने के बाद फिलीपींस में, जिसमें 10 लोगों की जान चली गई। दोस्तों इसी तरह चाइना में भी जो तूफान आया था उसमें हर तरफ बाढ़ आ रही है, और फिर से टाइफून है ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। और इसकी जो मैं आपको साइज बता रहा हूँ दोस्तों, ये फ्रांस जो कंट्री है उतना बड़ा ये टाइफून है। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, मैं इसकी अपडेट खबर लेकर आपके पास आता रहूंगा और आपको सारी न्यूज़ से रोशनास कराता रहूंगा। शुक्रिया दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।